Hello everyone, today's I will explain your next topic was respiratory system, है ना। कल अपन ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, अब आज देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल मैंने ये भी बताया था कि यार ये सब कंटेन अपन एक एनर्जी के फॉर्म को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने डाइजेशन में खाना खाया था, है ना, खाना को खाया और उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे डाइजेशन की 4 स्टेज होती है, कौन कौन सा? एक होता है इंजेशन, मतलब फूड को इनटेक करना माउथ के थ्रू। सेकेंड वन आता है डाइजेशन, मतलब आपके इसोफेगस से लेकर आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां तक पूरा प्रोसेस, उसको बोलते हैं डाइजेशन। मतलब क्या होता है कि इंजाइम्स होते हैं ना डाइजेस्टिव, जैसे देखा था गैस्ट्रिक इंजाइम्स थे, पेनक्रियास सिक्रेट कर रही थी, कौन कौन से थे? 2, ट्रिप्सिन और लाइपेज था ना। लिवर भी सिक्रेट कर रहा था, कौन कौन से? बॉइल सॉल्ट और बाइल जूस, और बाइल पिगमेंट्स भी थे, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। अब क्या होता है कि वो सारी जो थी उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन होना ब्लड के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। फिर लास्ट वन जो आता है वो आता है इजेशन, मतलब क्या होता है? एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको एग्जिट आउट कर दिया जाता है अपनी बॉडी से, है ना। ये पूरा आपका डाइजेशन है ना। अब देखते हैं अपन रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं। भाई जो आपने फूड खाया था, अब वो न्यूट्रिशन आपके ब्लड तक आ गया है ना। अब अपन सांस क्यों ले रहे हैं, उसका काम आता है। कैसे? द प्रोसेस इन विच एनर्जी ऑब्टेन बाय द बॉडी। आप बोलोगे सर खाने से एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन से कहाँ एनर्जी मिलती है? वरना अपन खाना खाते ही नहीं, रेस्पायर ही कर लेते हैं। भाई उसका भी एक अलग काम है, वो देखते हैं। अब क्या होता है कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स का होता है ना। कैसे कैसे? एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेकंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर, तो किसके अंदर? इनसाइड दी सेल। मतलब एक वर्ड और बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर हो रहा है। आप बोलोगे सेल के अंदर, तो ये दूसरा वाला कहाँ होगा? आउटसाइड दी सेल। तो अगर आउटसाइड दी सेल मतलब, अरे भाई ब्रीथिंग, ब्रीथिंग है ना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ये हूं ना, ये क्या कर रहा हूं मैं? इनहेल कर रहा हूं, है ना। मतलब जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक, उसको क्या कर रहा हूं? बॉडी के अंदर ले रहा हूं। कैसे? है ना, ये किया। अब यार ये जो प्रोसेस करने की, इसमें मेरे को एनर्जी लगती है, बट जब मैं CO2 को बाहर निकालता हूं बॉडी में, उसके लिए मेरे को एनर्जी नहीं लगती है ना। तो ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस होती है। तो इंस्पिरेशन एक्टिवली किया जाता है, मतलब जिसमें अपनी बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है ना। कैसे? ये इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन क्या होता है? जो CO2 बॉडी के अंदर थी उसको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सलेशन ना। ये देखो, ये निकाला ना मैंने वापिस, उसी को बोला जाता है एक्सलेशन। आया समझ में? तो ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सलेशन ऑफ CO2 इज नॉन एज ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है ना। रेस्पिरेशन इन दोनों को मिला के पूरी प्रोसेस से बनता है, बट ब्रीथिंग किससे बनता है? इनहेलेशन प्लस एक्सलेशन। अब अपन आते हैं, एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये। आप बोलोगे सर ये 2 पत्तियां बना दी और बीच में बहुत सारे वो कर दिए। भाई ये आपके लंग्स है ना, कोई ऐसा वैसा डायग्राम नहीं है। अब आपके जो लंग्स है 2 है। अब यार आप देखोगे कि एक जो है वो फुल साइज में है और दूसरा वाला बेचारा यहां से छोटा बना दिया मैंने, इसको चिरकुट बना दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे भी एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या होता है कि अपन को नेचर ने बड़े, क्या बोलो, फुर्सत से बनाया है, वो वाली चीज है। देखो ये वाला पोर्शन मैंने कुछ एक नोच लाइक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे होता है आपका, मतलब हमारा, है ना, क्या होता है? हार्ट, है ना। उस वजह से ये वाला जो लंग्स से रहता है वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। मेनली क्या बोला जाता है कि अपना हार्ट किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, बट इट इज रॉन्ग, है ना। तो फिर राइट क्या है? भाई वो क्या होता है?
रहता तो यहाँ पे सेंटर में है, बट वो हल्का सा झुका हुआ रहता है किस साइड में, लेफ्ट साइड में। इसके लिए बोला जाता है कि हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में। आ रहा है ना समझ में। फिर देखें आपके पास दो लंग्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक थोड़ा सा छोटा होता है उसकी कंपेयर में। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि यार इनहेलेशन की प्रोसेस से आप हो, है ना, हम है, हमने क्या करा, ऑक्सीजन को इंटर करवाया, है ना, इनहेल किया ऑक्सीजन को माउथ के थ्रू, ये O2। फिर अपना एक नेजल पासेज होता है ना, मतलब आपका जो रेस्पिरेशन की ट्रैक कौन सा, नोज, है ना। नोज के ऊपर हाथ लगा के देखो भाई, मूवमेंट्स होता है तो उसके अंदर। अब यार एक बात बोलूं मैं कि क्या आपकी बोन जो है उनमें मूवमेंट्स होता है क्या, ऐसे मानो फीमर पकड़ के यूं करके घुमा दिया कभी यहां से ऐसे करके, ऐसा हुआ है नहीं, है ना। तो बोन जो होती है उनके अंदर मूवमेंट्स नहीं होते, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो फिर यार ये नोज में क्या चीज है जो अपने हाथ लगाने पे बार बार इधर उधर हो जाती है, कैसे। तो भाई वहां पे होता है कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज जो रहता है वो क्या करता है, बोन से अटैच्ड रहता है, वो भी एक फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू का, है ना। ये अपन पढ़ेंगे या फिर तुमने पढ़े होंगे कब, जब 9th में थे कनेक्टिव टिश्यू, हाँ उस टाइम। अब क्या है कि अब देखा जाए तो नोज है ना, नोज के अंदर से आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया। अब नोज के अंदर देखा होगा कि आपने हेयर्स होते हैं, है ना, और म्यूकस। अब यार वो कोई देखने के लिए नहीं है वो चीज। अब क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अपने एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो जब क्या करते हो आप इनहेल करते हो तो वो डस्ट पार्टिकल भी एयर के थ्रू अपने बॉडी के इनसाइड जाते हैं। बट म्यूकस मेम्ब्रेन, मैंने कल डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था कि भाई जब HCl सीक्रेट होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करती है, बोलो, अरे क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है ना। तो यहाँ पे म्यूकस जो रहता है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो हेयर्स है, उनको क्या करते हैं, ट्रैप करके रख लेते हैं ताकि प्योर एयर ही आपके लंग्स के अंदर इंटर कर सके, है ना, प्योर एयर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, है ना। तो मान लो एयर के थ्रू कुछ डस्ट पार्टिकल भी अंदर गए, फिर क्या होता है कि भाई ये आपके जो ये बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इनके अंदर बहुत माइन्यूट से पोर होते हैं। अगर उनके वहां पे जाके जमने लग गया डस्ट, है ना, तो एक टाइम बाद यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, है ना। और मैं बताऊंगा कि एल्वेलाई का क्या वर्क है। अगर वो स्पेस पूरी कवर हो जाती है तो एक टाइम बाद फिर आपका जो एक बहुत अच्छा वाला फोटो दीवार पे लग जाएगा और हार भी डल जाएगा, है ना। समझ रहे हो क्या होगा, हाँ। इसकी वजह से क्या होता है, उन डस्ट पार्टिकल को वहीं पे ट्रैप कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो आपकी एयर थी वो आती है, एक कॉमन पैसेज होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। कॉमन पैसेज का मतलब, क्यों मैंने इसको ऐसा बोला, कॉमन पैसेज, है ना भाई, ये ऐसा क्यों बोला मैंने। अब ये मैंने ऐसा इसके लिए बोला है कि यहां पे क्या होता है कि जब आप रेस्पायर करते हो तो वो ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू पास होती है, और जब आप फूड इनटेक करते हो माउथ के थ्रू वो भी यहीं से पास होता है। आपका जो ये ट्रेकिया होता है इसके जस्ट पीछे साइड से ईसोफेगस जाता है ना। और अब क्या होता है कि यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं, ऐसा, है ना, ऐसा एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जैसे ही फूड आने वाला होता है तो इसको बोला जाता है इपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस भी एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, आपका जो ये ट्रेकिया, अरे ये विंड पाइप जो है ना आपकी, उसको ऊपर आके जैसे ढक्कन जैसे क्लोज हो जाता है और खाना इस पे गिरता हुआ इसोफेगस के अंदर से सीधा स्टमक के पास जाता है, इसके अंदर नहीं जाता। अब मान लो घर वाले आपको बोलते हैं ना कि बेटा खाना खाने की टाइम बोलना नहीं चाहिए, तो वो पागल नहीं है जो आपको ऐसा बोलते हैं, है ना। बट आपन तो सुनते ही नहीं है ना, यही चीज है। ऐसा इसके लिए बोला जाता है कि मान लो बाई चांस आप खाना खा रहे हो
और ये एपिग्लोटिस जो था वो बंद नहीं हो पाया प्रॉपर, थोड़ा बहुत ओपन रह गया, तो वो जो खाना था कहाँ पे चला जाएगा? अरे विंड पाइप में चला जाएगा ना। जैसे ही विंड पाइप में गया और फटाक से आप स्नीजिंग करोगे, है ना, छींक आ जाती है, वो इसके लिए, क्योंकि क्या होता है कि यहां से इसमें हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट होती है और जो चीज अंदर गई है उसको प्रेशर से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। मान लो फूड अंदर चला गया, कुछ टाइम बाद वहां पे कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, है ना। अगर इन्फेक्शन हुआ तो मस्त वो अंदर आपके लंग्स वंग्स की बहुत अच्छी से खातिरदारी करेंगे, है ना। फिर कोई ना कोई डिजीज, इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोलना चाहिए, है ना। आया समझ में आज? ठीक है। अब यार ये एपिग्लोटिस हो गया, उसके बाद आपका फेरिंग्स था। फेरिंग्स को क्या बोला था अपन ने? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, बहुत। नेक्स्ट वन आता है आपका लेरिंग्स, है ना। लेरिंग्स का क्या काम है? लेरिंग्स जो है ना, मैं जो आपको बोल पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, वो भाई इसी की हेल्प से होता है। किसकी? लेरिंग्स की। लेरिंग्स का क्या काम है? इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, या फिर इसको साउंड बॉक्स, क्योंकि ये क्या करता है? साउंड का प्रोडक्शन करता है, बनाता है। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, है ना। वोकल कॉर्ड्स का क्या काम रहता है कि जो वाइब्रेशन है ना, उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। टू टाइप के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स और सेकंड वन होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। अपने अंदर जो एक्टिवली वर्क करता है ना, वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है। बाकी अदर एनिमल्स देखोगे, जैसे कुत्ता, सॉरी डॉग, काव, है ना, केट, वो क्या ऐसा बोल पाते हैं क्या अपने जैसे? नहीं, है ना। कभी गाय आपको ऐसा बोलेगी कि बेटा मेरे को एक रोटी देना, ऐसा कभी हुआ है ना? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भाई उनके अंदर ट्रू वोकल कॉर्ड्स वर्क नहीं करते हैं। तो फिर सर कौन से वाले करते हैं? तो बचा कौन सा? एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। उसकी वजह से उनके अंदर से साउंड तो बाहर आता है, बाकी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। आ गया? इसके लिए अपन एडवांस्ड है उनसे, है ना। अपने पास भी क्या है? दिमाग उनसे थोड़ा ज्यादा है। कैसी करते हैं? जानवरों जैसी, है ना। करते हैं ना? हाँ, तुम करते हो, मैं तो नहीं करता हूं। अब देखते हैं, आपका लेरिंग्स क्लियर हो गया है, वॉइस बॉक्स। फिर नेक्स्ट वन, इस लेरिंग्स से नीचे ट्रेकिया स्टार्ट होता है ना, ट्रेकिया। अब यार ट्रेकिया के अंदर ये देखो, मैंने ब्लैक कलर करके कुछ रिंग लाइक, सॉरी सी शेप्ड, है ना, सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे, ये सी शेप्ड, इनको बोला जाता है कार्टिलेज, है ना। सी शेप्ड कार्टिलेज। अब यार देखो, सी शेप्ड कार्टिलेज इसके लिए बोला, ये सी है, मतलब इस साइड से कवर है और इधर साइड से क्या है? खाली है ना। तो ये भी ऐसे रहते हैं, जैसे आप फील करो, है ना। आपका जो एपिग्लोटिस वाला रीजन होता है, ये ऐसे करके देखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करोगे तो कुछ सी शेप्ड रहते हैं। वो क्या रहता है कि पीछे साइड से उनके अंदर कोई वो चीज नहीं रहती। अब यार आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्या जरूरी था सी शेप्ड बनने का? सर्कल भी बन जाते, रेक्टेंगुलर बन जाते। पर भाई काम ये था कि मान लो कभी मस्ती मस्ती में आपका गला किसी ने दबा दिया, है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि एक बार दबाया और ये ऐसे हो गए और आप परन पक, क्या बोलते हो हिंदी में चलो जो भी बोलते हो, है ना, मतलब क्या बोलोगे, आपकी क्या हो गई? डेथ, है ना। इस वजह से वो कोलैप्स हो गए। अब ये सी शेप्ड कार्टिलेज का क्या मतलब है? जैसे मैंने देखो, आपका नोज, आपके ईयर का देखते हैं, आपने ईयर को ऐसे एक बार किया, है ना, पूरा श्रिंक किया, तो क्या वो श्रिंक ही रह जाएगा? नहीं, वापिस से रीगेन कर लेता है अपना शेप। तो भाई इसकी भी क्वालिटी वही है, ये वापिस से रीगेन कर लेता है। अगर ये एक बार कोलैप्स हो गया तो फिर आप रेस्पायर नहीं कर पाओगे, आपका फोटो लग जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है, यहाँ पे ये बना हुआ रहता है हाइलिन कार्टिलेज का,
है ना। क्या नाम है इस कार्टिलेज का? हाइलिन, है ना। अब इसकी क्या क्या बोलते हैं विशेषता, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि ये कोलैप्स नहीं होने देता। किसको? ट्रेकिया को, है ना। मान लो आपका ट्रेकिया ऐसे बंद हो गया तो रेस्पाइर आपकी एयर लंग्स तक जा ही नहीं पाएगी, है ना। फिर जो आगे की प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट रहेगा उसका। इसके लिए भगवान ने अपन को बोला है कि जा, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो ये आपको ऐसे हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आपकी एयर जो थी वो ब्रोंकियोल्स में आ गई है। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, है ना। अब ये देखो कुछ ट्री जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये इसकी ब्रांचेस है और इसके ऊपर ये लीव्स लगी हुई है। अरे गंवारो, नी है ये, लंग्स है। मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी मान लोगे, हाँ, है ना। तो ये ब्रोंकियोल्स है और इसके ऊपर जो ये बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है एल्वियोलर, है ना। एल्वियोलाई अगर मैं बोलूं कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर फॉर्मेशन इज सेल, है ना। और अगर यही बोलूं कि अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वियोलाई, है ना। सबसे मेन अगर कोई स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन में तो वो है आपकी एल्वियोलाई। इसका ही मेन काम है। आप बोलोगे सर इसको बलून जैसा क्यों बनाया है, आप पागल हो क्या? तो मैं पागल नहीं हूं, है ना। मैंने ऐसा इसके लिए किया है, तो ये देखो मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, है ना। बट भाई कल एक चीज बताई थी, अरे कल अपने विलाय देखी थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा था, ऐसा डिजाइन डाली थी मैंने ऐसे। तो ये इसके लिए किया था कि ताकि सरफेस एरिया क्या हो, बढ़ जाए, है ना। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो मैक्सिमम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। यहां पे भी एल्वियोलाई ऐसे ऐसे इरेगुलर शेप्ड में इसके लिए बनी है, क्योंकि क्या होगा अब देखो आप ही, क्या सरफेस एरिया बढ़ गया? अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अरे आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं, कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है, उसकी जो सरफेस है, उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से आप एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, इंटैक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा उसका क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई कि भाई अपन ने नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक किया। कहां तक आ गई, आपकी एल्वियोलाई तक आ गई। एल्वियोलाई कैसी है, बलून जैसी है ना। क्यों ऐसी है ये भी बता दिया, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, है ना। अब यार नीचे से एक स्ट्रक्चर ये भी देख लो। आप बोलोगे सर इसको क्या देखने के लिए बनाया है? भाई ये होता है डायफ्राम, है ना। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? कि यार देखो कोई ना कोई ऐसी चीज होती होगी जिसके वजह से ही ऑक्सीजन कहां आ रही हो, आपकी बॉडी के अंदर, और CO2 कहां जा रही हो, बॉडी के बाहर। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डेवलप्ड करने का काम कौन करता है, डायफ्राम। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई रिब्स से कवर होता है अपना पूरा लंग्स, पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम से। तो यार इतना सारा प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत थी भाई? अगर एक पिन भी किसी ने चुबा दी ना लंग्स में, तो फिर कंफर्म लोग आपके घर 12 दिन बैठने आएंगे, है ना। तो अब सोचो कि इतना सेंसिटिव है, इस वजह से उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है ना। और ये डायफ्राम का क्या काम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करना, क्रिएट करवाना, है ना। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि यार आपकी ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, एल्वियोलाई के अंदर, है ना। आपके एल्वियोलाई के अंदर कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पे है आपकी O2। अब इसका क्या काम है, ये इसको आपकी ब्लड वेसल्स, है ना। कौन भाई, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है सर, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स,
अब ये जो ऑक्सीजन थी अब कहां पे आ गई आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, है ना। ये आपकी O2 यहां आ गई। अब ये O2 जो थी अब ये कहां जाती है भाई, तो क्या होता है कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ना। अब ये स्ट्रक्चर ये आपकी ब्लड वेसल्स यहां पे लेके पहुंच गई। किसको लेके पहुंची है भाई, ऑक्सीजन को, O2 को ना, O2। अब O2 जो थी कहां पहुंच गई आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो तीन, माइटोकॉन्ड्रिया के पहले एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, उसमें पायरूवेट बनता है ना। अरे ये हायर लेवल थोड़ा सा है ना, अभी खाली एक जनरल बता रहा हूं तो इतना डरो मत कि सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये O2 है ना। अब यहां पे क्या होता है, इसका एनर्जी बनाने में काम करते हैं। अब यही आप एक चीज देखो कि ये मैंने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है देखने के लिए नहीं लिखी है, C6H12O6। कल अपन ने ग्लूकोज बनाया था ना, अरे बनाया था कि नहीं बनाया था, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन जाके मिलता है ये वाला। ये प्रोसेस कहां हो रही है, ये पूरी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी के लिए क्या बोला इसको, इंटरसेल्यूलर रेस्पिरेशन, या फिर क्या बोला है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आया है समझ में क्या बोल रहा हूं, कहां पे हो रहा है, सेल के अंदर। सेल के किस ऑर्गेनल्स के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, एक ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज को क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अब यार ऑक्सीजन से ग्लूकोज बना, फिर क्या बाहर निकलेगा, CO2 H2O प्लस एनर्जी। तो अपन को एनर्जी चाहिए थी ना, क्या मिल गई, एनर्जी। अब यार ये एनर्जी मिलने का भी एक फॉर्म होता है ना। एनर्जी मिलती है अपन को इस फॉर्म में, ATP। बताओ क्या फुल फॉर्म ATP का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसाइन क्या है, प्रोटीन है भाई, ट्राई मतलब तीन और P मतलब फॉस्फेट। अब यार ये ऐसा क्यों बोला है सर आपने, अब मान लो ये एक आपका एडिनोसिन है, एक एडिनोसिन है, अगर इससे एक फॉस्फोरस आके जुड़ता हो, कितने आके जुड़ते हो, एक आके जुड़ता हो ये, तो क्या बोलोगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक है, एक और आगे जुड़ गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, भाई एक और आके जुड़ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो जुड़ रहे हैं, एनर्जी कहां है, तो भाई ये और ये एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड वो होता है जो इसको और इसको दोनों को कनेक्ट करता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बॉन्ड, है ना। इस बॉन्ड को बनाने में क्या लगती है अपन को, एनर्जी। ठीक है, अब आ रहा है समझ में, बॉन्ड को बनाने के लिए क्या लगती है। अरे भाई ये अमेरिका वाला जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी, है ना। अब एनर्जी कब लगती है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। अब यहां पे देखो एडिनोसाइन और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड बना, मतलब कुछ एनर्जी यहां जो बनी थी वो यहां लग गई, फिर एक और बॉन्ड बना, फिर जो एनर्जी यहां बनी थी यहां लग गई, एक और बॉन्ड बना, है ना, बन गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आप बोलोगे सर ये बॉन्ड बनने के बाद कहां स्टोर हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अरे हो गए ना, देखो वहां पे हुए कि नहीं हुए, फिर बताओ मेरे को कि सर हो गए हैं, है ना। तो अब देखते हैं अपन आगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब एडिनोसिन आप बोलोगे, मान लो एग्जांपल लेता हूं कि जर्मन शेपर्ड है ना, एक डॉग की वैरायटी है, आपके पीछे लग गया, है ना, नॉर्मली एक डॉगी आपके पीछे लग गया। अब आप पीछे लग गया मतलब वो काटने के लिए लगा होगा, है ना, देखने के लिए तो नहीं लगा होगा आपको कि देख लूं भाई ये इंसान है, कैसा है, कौन सा कलर है इसका, है ना, वो चीज नहीं है।
वो आपके पीछे आपने कुछ बिगाड़ा किया होगा बेचारे का, है ना, उस वजह से उसने ये हरकत करी। आप दौड़ रहे हो, अब यार दौड़ने वाली प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको काहे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की। अरे पूरी मसल कॉन्ट्रेक्टाइल होगी, भागना है भाई, तो सब चीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर। अब क्या होता है, जैसे ही कोई डॉगी आपके पीछे लगा है तो ये बॉन्ड जो बने थे वो ऐसे टूटते हैं। अब मान लो अगर बॉन्ड बनने में एनर्जी लगी है तो बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी मिलेगी ना, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं और अपन को स्पीड बढ़ती जाती है। भाई वो स्पीड इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। एटीपी का क्या है, इसी एटीपी को ही बोला जाता है करेंसी ऑफ द सेल, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आ गया समझ में कैसे एनर्जी मिली? अब आ रहा है समझ में कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, क्या प्रोसेस देख ली थी अपन ने रेस्पिरेशन की कि कैसे ऑक्सीजन जो थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच गई थी, है ना। फिर ये वाली स्टेज को मैंने बोला था ना कि बहुत सारी पाथवेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो देखेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ वेरियस पाथवे, है ना, कौन कौन सी ऐसी पाथवे हैं जिसमें जो ग्लूकोज था अपन ने फूड के थ्रू ऑब्टेन किया था। क्या फॉर्मूला था उसका, एक बार बोलोगे? C6H12O6, यही ग्लूकोज है आपका। ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6 है नंबर। कितने होते हैं, 6। 6 कार्बन, देखो इसी के लिए दिखा है 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। सभी के बीच में बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए। तो मैंने बोला था ना कि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं और इन बॉन्ड को बनाने के लिए क्या लगती है, एनर्जी। एनर्जी है ना। अब देखो इस ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, है ना। पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस कहां पे होगी, तो ये होगी इन साइटोप्लाज्म। कहां पे हो रही है, इन साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या प्रोसेस हो रही है, ग्लूकोज कहीं पे कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में। कितने कार्बन, 3। पहले कितने थे, 3। भाई 3 कार्बन कहां घूमने गए, अरे भाई घूमने नहीं गए हैं, एनर्जी बन गई है। अरे बॉन्ड ब्रेक होंगे, मान लो ये 6 थे, 3 गए, बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या निकलेगी, एनर्जी। तो अपन को क्या मिल गई, ये एनर्जी। अब यार ये पायरुविक एसिड सभी के अंदर कॉमन होता है। अगर कोई बैक्टीरिया है तो भी उसके अंदर इतना तो होगा, अगर कोई इंसान है उसके अंदर भी इतना होगा, अगर कोई दूसरा एनिमल है भाई उसके अंदर भी ऐसे ही होगा। कैसे, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपका जो रेस्पिरेशन है ना 2 टाइप का होता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और दूसरा वाला ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर प्रेजेंस में होता है तो उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, अगर ये प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं इसको, एरोबिक respiration. In the presence of oxygen is known as aerobic respiration. In the absence of oxygen तो इसको बोला जाता है anaerobic respiration। आ रहा है समझ में, क्या बोला है मैंने, 2 एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर होगा, तो भाई ईस्ट के अंदर होगा। ईस्ट, अरे देखा है, अरे देखी होगी, एक फंगस है ना, ईस्ट। अब ईस्ट के अंदर होगा तो क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब भाई देखो कितने कार्बन थे, 3, अब कितने हो गए, 2। फिर एक कार्बन गायब हुआ है, ये तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो क्या बना है, एनर्जी। यहां बनी है ना एनर्जी, कितनी बनी है, तो 2 ATP। अगर कोई क्वेश्चन करता है और पूछता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर
कितनी एनर्जी बनती है, तो क्या बोलोगे भाई? 2 एटीपी, है ना। अरे ये फंगस है भाई, बहुत छोटा जीव है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो भाई इसके जरूरत के हिसाब से ही बनाएगा ना भाई। अपनी इतनी बड़ी बॉडी है, हर एक अलग अलग बहुत सारे तो सिस्टम है। अभी अपन ने डाइजेस्टिव देखा, रेस्पिरेटरी देखा, आगे सर्कुलेटरी देखेंगे, हार्ट देखेंगे ना, फिर एक्सक्रीटरी देखेंगे। तो भाई इन सब को काम करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी। उस एनर्जी को अब यार ज्यादा ही लगती होगी, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो। अरे आप भी ऑर्गेनिज्म हो, देखो, है ना, ये मैं तो ये आप, है ना। तो उसी के लिए क्या लग रही है आपको? एनर्जी। तो अब यार इष्ट तो छोटा है, तो भाई इसको 2 एटीपी में भी अपना काम हो जाता है, अपना मतलब इसकी जिंदगी का गुजारा ये कर सकता है इतने में, है ना। भाई अपने को कितना लग रहा है? ये 30 नहीं है, ये 38 एटीपी है। कितना है? 38 एटीपी। अब देखते हैं सेकंड वन जो आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भाई ऑक्सीजन है ही, है ना। तो आप बोलोगे सर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी मतलब तो वही होता है, तो आपका लैक का भी मतलब, अगर ऑक्सीजन नहीं हो फिर भी क्या होता है? उसने बोला है एब्सेंस, अगर हो तो भी हो जाएगा और नहीं हो तो भी हो जाएगा। ऐसा कहां पे होता है? तो इन आवर मसल्स, अपनी जो मसल्स है, जैसे अभी आपको मेरा फेस दिख रहा हो, मस्त वाली स्वेटिंग हो रही है ना भाई, वो यही चीज हो रही है वहां पे। क्या हो रहा होगा? तो ये लैक्टिक एसिड बन रहा होगा, बट इसमें मेरे को कोई भी एनर्जी मिल रही है क्या? मेरी और एनर्जी वेस्ट हो रही है। यहाँ पे अभी भी कार्बन कितने हैं? 3, है ना। अरे कोई कार्बन कम हुआ है? 3, और यहाँ पे भी 3, बराबरी तो है, मतलब एनर्जी तो कोई मिली नहीं। मतलब ये कि अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी जितनी थी वैसी है, मेरी बॉडी को और एनर्जी बनानी पड़ रही है। कुछ एनर्जी मिलती है, बट कितने अमाउंट में? मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहती है वो रिलीज होती है। मॉडरेट मतलब कि एक्चुअली आप बता नहीं सकते हो कि इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है ना। लास्ट वन आता है भाई जो अपन करते हैं, कौन सा वाला? एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां पे होता है? तो इन माइटोकॉन्ड्रिया। अरे आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। कहां पे होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये भाई अपने अंदर हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, उसके बाद क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी जो बनी है वो कितनी है? 38 एटीपी। 38 एटीपी आ रहा है ना समझ में? कितनी है? 38 एटीपी। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताया मैंने, सारी एनर्जी का जितना कैलकुलेशन था सारा ही क्लियर हो गया होगा। हो गया ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? डोंट स्टे नियर द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट। क्या बोला है कि डोंट स्टे नियर द प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट, है ना। हॉरर है ना। हॉरर वाला सीन चल रहा है भाई, के बोल रहे हैं कि प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए नाइट में। तो आप बोलोगे सर क्यों? हम तो रात को मस्ती करते हैं तब जाते हैं। तो भाई इसके लिए बोला जाता है कि प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स। अब मैं आपको प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन बता देता हूं, है ना। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन तो कुछ ऐसे देखा जाता है ना। आपके यहाँ पे टॉपिक नहीं दिया है पर खैर बता दिया जाए। आप बोलोगे पार्शियलिटी नहीं करते हैं क्योंकि अपन क्या है? हेटेरोट्रोपिक है, इनके ऊपर डिपेंड है ना, प्लांट्स के ऊपर। तो ऐसा इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? हाँ चलो, जो भी बोलते हो तुम याद कर लेना। स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटास होते हैं। अब इन स्टोमेटास के अंदर कुछ ऐसी गार्ड सेल होती है ऐसे, है ना। और ये वाला पोर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो रहती है ना इनके अंदर जाती है।
O2, है ना। अब यार ये प्रोसेस कब हो रही है, जब फोटोसिंथेसिस थी उस टाइम क्या होता है, मैंने अपन नॉर्मली हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपन से लेते हैं और वो अपन को उसके बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। बट प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस रेगुलरली चलती रहती है, पहली होती है फोटोसिंथेसिस और सेकंड वन इज रेस्पायरेशन, है ना। रेस्पायरेशन मतलब अपन रेस्पायर कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो प्लांट भी वैसे ही करते हैं, वो भी किसको अंदर लेते हैं, O2 को, और क्या बाहर निकालते हैं, CO2 को, है ना। अब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अमाउंट में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, वो इनटेक, बट बाहर क्या निकाल रहे हैं, O2। आ रहा है समझ में, इतना रहा। अब ये डे की बात थी कि भाई डे में तो दोनों ही प्रोसेस हो रही है, बट नाइट में गए, अब नाइट में सनलाइट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मून की लाइट में भी वो फोटोसिंथेसिस चालू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, तभी वो अपना फूड को प्रिपेयर कर पाएंगे। बट यार नाइट की बात है, मतलब सनलाइट अब्सेंट है, तो क्या फोटोसिंथेसिस की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे नहीं होगी, कट। बट रेस्पायरेशन होगा। अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, प्लांट्स अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। अब आप मस्त घूमते घूमते गए और ये यहाँ पे खड़े हो गए नाइट की, चलो नाइट में, है ना, ये नाइट में खड़े हो गए। अब क्या कर रहे हो आप, सांस तो लोगे, है ना, ये सांस ले रहे हो। अब यार यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन कार्बन डाइऑक्साइड को नोज के थ्रू रिलीज करते हैं और O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिलीज कर रहे हो, क्योंकि उसका आप बॉडी में कोई काम नहीं है, काम नहीं है, फिर भी आप नाइट में प्लांट के नीचे खड़े होके उसको ले रहे हो। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। अगर अमाउंट बढ़ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी ब्रीथिंग की, है ना। इसके लिए बोला जाता है कि डोंट स्टे नियर द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट। अब लास्ट वन आता है कि रेस्पायरेशन इन जीरोफाइट, है ना। जीरोफाइट्स के अंदर रेस्पायरेशन, है ना। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं ना, जैसे कैक्टस वगैरह, उन्हीं को बोला जाता है जीरोफाइट्स। अब उनको देखा होगा कि वहां पे तो पत्तियां वगैरह होती नहीं है कैक्टस में। भाई ऐसा क्यों होता है, वो इसके लिए होता है क्योंकि अगर प्लांट्स के अंदर लीव्स हुई तो फोटोसिंथेसिस, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस, है ना। वो वाटर का लॉस नहीं हो, इसके लिए जीरोफाइट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनको बोला जाता है संकन स्टोमेटा। वो ऐसे रहते हैं जो डे की टाइम क्लोज हो जाते हैं और नाइट की टाइम ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में